गुड इवनिंग विनय। कैसे हैं? सब आप बढ़िया। हाँ जी। सब बढ़िया सब बढ़िया। तो एक्चुअली ये आज का स्पेस विनय भाई का प्लान था एंड इनके पास पूरा एक कंप्लीट रिसर्च पैकेज भी है, तो हम लोग इसको आज पूरी तरह से इस पे डिस्कस करेंगे। और ये आज हम लोगों ने शायद 3-4 महीना हो गया ना लास्ट स्पेस किए हुए। हाँ विपिन भाई, 2-3 महीना हो गया मेरे ख्याल से। 3 महीना से ऊपर हो गया और कोई ऐसा अदानी जी के अलावा कोई वैसा कोई सीरियस मैटर भी नहीं था। हम्म। एनीवे, ग्लोबली कुछ न कुछ छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं। बिल्कुल भाई, वही और ये सोचा तो कि आज। हाँ जी विपिन भाई। जी, अगर देखें तो जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे 2-4 साल पुराने होंगे मार्केट में, कुछ 5 साल 6 पुराने होंगे, कुछ ज्यादा पुराने, लेकिन जो ज्यादा पुराने लोग होंगे अगर वो चीजें याद करें कि ये मार्केट का एक बेसिक सा रूल है। इट्स नॉट कि कभी भी आपको एकदम हरियाली हरियाली दिखेगी। मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ हमेशा इस तरह का चीजें चलता रहता है। थोड़े टाइम के लिए अच्छी बातें होंगी एंड मोस्ट ऑफ टाइम ना रफनेस होती, निगेटिविटी होती मोस्ट ऑफ टाइम। इट इज रियली सरप्राइज कि हमेशा कुछ ना कुछ निगेटिव इधर से उधर से चलता रहता है, जिसमें ये शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक जैसे मार्केट का पॉज होना, बुल का स्टॉक का रोटेशन होना, कभी इधर होना उधर होना। एक्चुअली क्वार्टर हर क्वार्टर पे रिजल्ट भी आते हैं, नया प्लान बनता है, नया प्रोजेक्ट बनता है, क्वार्टरली पूरा का पूरा इकोनॉमिकल एनालिसिस होती है। तो ये सब चीजें हमेशा चलती रहती है, कभी कभी थोड़ा ज्यादा वास्ट हो जाती है और कभी कभी छोटी मोटी होती है। तो फिलहाल इस समय पिछले आज ये चौथा महीना है जो काफी निगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करके रखा हुआ है कि मार्केट 18,900 का टच करके दिसंबर में एंड उसके बाद कंटिन्यू डाउन ट्रेंड एंड फिर अप डाउन। हालांकि इसी पीरियड में अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 50% स्टॉक पॉजिटिव साइड में ही रहे। वो ऐसा नहीं था कि वो डाउन ट्रेंड में ही चलते रहे कि मार्केट अगर 18,900 से आज 16,900 तक का एक रेगुलर मतलब टच कर चुका है। 2,000 पॉइंट अच्छा खासा होता है, मोर देन 10% होता है और बार बार ऊपर नीचे होना। लेकिन इस पूरे पीरियड में आप देखो तो अलग अलग स्टॉकों का अलग अलग परफॉर्मेंस है। एक सीपीएससी इंडेक्स है, उसने अपना जाके नया लाइफ हाई मार दिया, तो कहीं पे ज्यादा कूलनेस है तो कहीं पे ज्यादा साइडवेज है, तो एफएमसीजी वापस रिकवर कर गया। तो ये जिसका कमाई हो रहा होगा, जिसका धंधा चल रहा होगा, वो सब अपना चल रहा है। बट हाँ, इंडेक्स को लेके थोड़ा एटमॉस्फेयर हमेशा खराब होता है। जनरली सबसे बड़ी गलती हम लोग यही करते हैं कि हम लोग इंडेक्स को मार्केट का रियल इंडिकेशन या इकोनॉमिक इंडिकेशन समझ लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा सा मिथ है। ये जनरली मतलब एक तरह से कहते हैं कि इन्फ्लुएंस करने का एक सबसे बड़ा हथियार होता है हाथी के लिए, मैनेज करना। तो फिलहाल अभी क्या चल रहा है ग्लोबली, इस पर विनय भाई से डिस्कस करते हैं कि देखिए विनय भाई के पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। और थोड़ी देर बाद ही हमारे सैनिक सर भी आ जाएंगे। तो विनय भाई प्लीज। जी विपिन भाई, और आज स्पेस जस्ट 1 घंटे का रखा हुआ है आज बेसिकली। वी थॉट कि इट्स अ गुड टाइम टू क्योंकि इतनी सब लास्ट 3 महीने में इतना सब न्यूज फ्लो हुआ है, सब हुआ है। पीपल आर वेरी अबाउट थिंग्स एंड जो फ्राइडे को ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाया था राइटर्स पे, ऑप्शन राइटर्स पे, तो पीपल वर रियली पैनिक। सो लेट अस जस्ट क्लैरिफाई समथिंग जो क्या चल रहा है मार्केट में। तो देखिए, बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड इन द मार्केट इज, आप अगर लास्ट जून से देखेंगे, जून के अंदर वर्ल्ड मार्केट जब पूरे खराब चल रहे थे, अपना इंडियन मार्केट बॉटम आउट होके दिसंबर में नया हाई मारा था। बेसिकली इंडियन मार्केट वाज आउट परफॉर्मिंग द होल वर्ल्ड एंड इट वाज आउट परफॉर्म चाइना बाय 70% ड्यूरिंग जून टू नवंबर। तो तो बेसिकली हुआ क्या था, जो पैसा दूसरे मार्केट में से निकल रहा था, उसने वो पैसा पूरा इंडिया की तरफ आया था। बेसिकली अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल्स बीइंग गुड इन इंडिया, ये एक्स्ट्रा जो पैसा आया था वो भी इंडिया की तरफ आया था। दिसंबर के बाद क्या हुआ, जब वर्ल्ड में सब थोड़ा बेटर ऑफ हो गया था, जब डाउ जोन्स भी 34,000 के पास आ गया था, दैट मनी स्टार्टेड बुकिंग प्रॉफिट्स। इट बेसिकली स्टार्टेड फ्रॉम December 1st at 18,800. Then on December 14th there was a FOMC meeting that they bank nifty topped out basically, and ironically उसी वही दिन पे जो मार्केट ने 50 बेसिस पॉइंट से 75 बेसिस से 50 किया था, यानी he reduced the rate of increases, and that is the time when the bank nifty topped out. That was the first two lower tops at 18,800 and 18,696. And उसके बाद then in the last week of December, around 21st December, we had a first major breakdown in the Indian market from 18,400 to 18,000, 17,700, 800 levels. From there till January, we were moving sideways between 18,200 and 17,730.
and the market was lackluster and sideways chal raha tha, not much was happening. And suddenly on 24th January we got the news of this Heidenberg Adani saga hua just before the monthly expiry, and the market started a fresh leg down there at 18,200. That was basically the level before the Heidenberg report came in, and from there we fell and we went to before the budget around 16,000 17,333. And the budget came, the market was looking to recover, breaking the range around 16,973, 17,973. And that time, at around afternoon 1 o'clock के आसपास, the news hit the wire saying that the Credit Suisse is not going to accept the bonds as collateral with their banks. And that really spooked the Indian markets, and all the gains were washed away. The market fell from 17,973 to hit a new low of 17,353 on the same day. And basically, in the night, I think there was a call by Adani of pulling out of the FPO, and that is when, from the next day, the market started recovering, and they started again recovering up to mid Feb of 16th Feb to 18,140. That time, I think again there was some news. There was news flow from again there was some negative news flow from US, and the American market started falling down, and from there again one more fresh leg down started, breaking the budget low. But from there again we went up at 17,800, and that is when at 8th March, when the yields were at the highest, and there was a lot of fear that a lot of American hot data is coming during the month of February. So interest rate got fast बढ़ेंगे, fast बढ़ेंगे. Basically that was the build up in the whole of February, from February 16th to March 8th. That was the whole build up. That is the reason why the yields were climbing and the dollar was going up, and those were just expectations seeing the data. Whereas the Fed members and FOMC, these guys were clearly saying that no, this is more looks like a base effect, and they were not really giving weightage to one set of data. Now on 8th March in the night, I think this regional banks issue started in America regarding the SVB financial bank, and during that weekend on 10th March, I think we slipped to 17,400. We tested again the after the January lows, and on in the weekend, SVB Financial and one more bank was declared as closed by the Fed, and they came out with backstopping all the depositors' money, because there was a massive fear that if the money is not safe in the bank, what would the depositors do? So that was one part of it. Then again, but still the American markets on that particular day, March 9, they were very much stable. They were moving in the same range. And then again, the next weekend, there were fears that Credit Suisse, the biggest bank in Switzerland, one of the most major banks in the world, which is down about 90% already from 2021 highs. It's always been on the brink of bankruptcy, basically. It's not something new. So that, I think, that again caught people's fancy. And again, during the weekend, the Switzerland National Bank, they intervened and they announced a merger between Credit Suisse and UBS. Not merger, actually a buyout. Now, what has happened in this week again, what has happened in the past week, we've gone through the FOMC meeting where the expectations were that of a pause or something, but he hiked by 25 BPS, and they have indicated it's not clear cut they were going to halt in this meeting, but they decided not to. Basically, by doing this, they have sent out a message that the situation with the bank is under control, because you see right now the market is runs on sentiment. So if they would have cut the interest rates or paused just due to some regional banks going bust who have not managed their finances well, that would have created a big panic amongst investors across the world, because people would have thought that why the main central bank has halted. Do they know something what we don't know? So that is the basic communication style of the central bankers. They don't want to add much to the panic in the financial world. Excuse me. फिर उसके बाद वापस अभी ड्यूश बैंक का दिस वीक एंडिंग में ड्यूश बैंक का स्टार्ट हुआ 2 दिन के अंदर. Basically, the CDS, the credit default swap, these are the instruments which people buy, betting that the bank is going to default on its debt, on its bond obligations. But what has happened that it is not something that if the CDS goes up that the bank is going to default. What happens is someone like you and me as a trader can buy those instruments betting on it. So there were irrational fears basically that this is going to happen, and the CDS spiked up today on Thursday evening, and Friday also they spiked up, but by evening everything went calm, and all the CDS came back to what they were a day before.
And among the last three Fridays, the American markets and the Western markets ended on a high. It's the first Friday into the weekend where the markets ended on a high note. And now, if you see the American markets in the last 3 weeks, they've gone nowhere. To be honest, they've just gone nowhere. The only thing that has moved is dollar has weakened significantly. The yields have come down significantly, and Indian markets unfortunately have underperformed. Now, because at the same level, Indian markets were at 17,600 to 700 that time, and the majority of the selling, as you can see, is coming in the frontline stocks. If you compare it with the broader market, the kind of selling which is being seen in the frontline stocks is quite less. In fact, they are much more stable. They're outperforming the frontline stocks in most of the aspects. Now, with this yields falling so much, what was the issue with SVB and the other banks which have gone worse in America? You have to understand that. What happens is that when they were buying bonds, basically they were getting deposits and they were buying bonds, which had a yield of 2%, 1%, whatever last year because the interest rates were zero. So what happened was when they were buying it, when you buy a bond, yields at a particular price. If the yields are going up, the bond price goes down, right? So most of these banks were not hedging their risks because no one was expecting such a big spike up. So what they were doing was they were using the short-term deposits and investing in long-term bonds. So that caused their losses, M2M losses, mark-to-market losses, which are not realized until unless they book it, right? So what happened when the news got they got a liquidity crunch and they sold out their whole bond portfolio at a loss of 1.4 billion dollars. About in March, can you hear me? विपिन भाई आवाज आ रही है? हाँ, Yes, yes. मार्च 8 के आसपास ये न्यूज आई कि because they are short on liquidity, they have sold their whole bond portfolio at a loss of 1.5 billion dollars basically. That was equal to the whole year profit. So that basically what has happened ki that has caused panic. And that is the reason all depositors rush to take out the money. And of course, अगर बैंक के पास पूरा पैसा पड़ा हुआ है, वो किसी को लोन देता है, कहीं रिजर्व में रहता है, किसी के पास वो रहता है, अगर पूरे डिपॉजिटर एक साथ आके बोलेंगे हमारा पैसा हमको वापस दो, obviously he will be short on liquidity, right? So basically that caused the panic. And the losses what they are under in right now, basically it was due to the mark to market. What right now पूरे news में दिखा रहा है कि the banks are in losses of 1.3 trillion dollar, 1.7 trillion dollar, but nobody is going to say as yields have fallen from 5 to 3.5% in the last 2 weeks, वो mark to market कितना कम हुआ है? Because you have to understand, fear sells faster in markets. Everybody's comparing it with 2008, 2008, 2008, but people don't understand 2008 was a systemic risk. The systemic risk where the banks were not trusting each other. They were not lending each other. The overnight lending market froze that time. And this time, these are the banks which SVB, Signature Bank, whichever which are going down. These are mostly connected to the startups and the cryptocurrencies and all who used to fund this cryptocurrency, used to fund this startup. Basically, high risk business they were involved in. So yes, there was a scare. Of course, the Fed would have not come and ensure that all the depositors' money is safe. Of course, the loss of confidence would be much higher. But in no sense, the current market conditions are equal to 2008. You have to understand this very clearly. 2008 was something that banks were having MBS in their treasuries, which they valued at a certain X billion dollars or whatever. But at some point, due to real estate prices falling, then and there was a recession in the economy, and the value of those MBS in their तिजोरी या treasury अपन बोलते हैं उसकी zero हो गई value. So today, for example, if you're sitting somewhere, you think you're having something in your तिजोरी saying that आपके treasury में आपके पास सोचो कि मेरे पास 1 करोड़ की जो property है वो 10 करोड़ की है, मगर जब वक्त आता है सडनली आपको मालूम पड़ता है वो साला 10 करोड़ की ना उसकी वैल्यू 50 लाख हो गई या 1 लाख रुपए हो गई, तो ऑब्वियसली यू फिनिश्ड, यू आर डन. Basically the assets what banks were holding then, those values had become zero, and nobody knew who was holding how many assets of each of those. So basically what has happened, so 2008 and this crisis is very different. This is just a blip. It is not something that will cause a systemic risk. You have to understand that. And this has already happened, if you remember, in September with the Bank of England, when they came out with some fiscal policy, with irresponsible fiscal policy by the chancellor there, and the markets went on a run. Basically they wanted to spend more than their revenues. So, and these people are, the UK is a financial hub. So any kind of nonsense there will not be tolerated by all these
pension funds and everybody there. So what happened? There was a run on dollar. The pension funds threatened to leave UK if all this nonsense was not reversed. Within 1 week, the chancellor resigned, PM resigned, and all whatever was announced by the chancellor was taken back. That was the fear. What had, same thing had happened then. The yields had shot up very fast, and there were huge mark to market by the big funds over there. The same thing happened with US here, and the same thing happened with Switzerland National Bank over there. Otherwise, if you see, if there was a real big issue, you could have imagined in the last 10 days, you have Bank of England raising interest rate by 25 basis points, you have ECB raising interest rate by 50 basis points, and Fed coming out and raising interest rate by 25 BPS for 25 BPS. The reason for that is they are treating both as different issues. Because what in the FOMC, what has happened last week, in fact, Mr. Powell has clearly said that this crisis, what has happened, it will lead to tighter conditions. And tighter conditions means we will not have to do more increase in rates to reduce the inflation. यानी जो हम रेट इंक्रीज से करना चाह रहे थे, ये क्राइसिस जो हुआ है उससे मार्केट कंडीशंस टाइट हो जाएंगे, जिससे थोड़ा इन्फ्लेशन कम हो जाएगा. दैट मीन्स द सेंट्रल बैंक्स आर हैप्पी. टेक्निकली इट इज बेसिकली हाउ द वॉर was a trigger for the central banks to start raising rates, realizing अरे यार इन्फ्लेशन हाथ से बाहर हो गया. This is basically exactly the trigger that is triggering the central banks to halt, because the conditions will become tight by themselves and the inflation will fall. And if you see by going by the statistics in America, in October of 2021, when the interest rate was zero, the inflation there stood at about 5%, and interest rate was zero. Today, inflation there is around 6%, and the interest rate is standing at 5%. So there's a lot of difference. There's always going to take a lag effect in the economy, and still the economy is resilient, mind you. There, the economy, still the businesses are. This is the engineered slowdown. What has happening in America? It is not something that they've gone into a burst or recession. The jobs data, the manufacturing data, and everything, it is coming down. But that's called cooling off. That is not called recession. You have to understand that. And now, regarding India, if you see what has happened in last few weeks, is that the inflation data in India also has come down drastically. Now we have a meeting on April 6th of RBI. It's more or less like, because see, RBI, if you remember last year in May, when Fed wanted to raise interest rate by 50 basis points. What happened was they started the rate cycle in March of 2022 by 25 BPS. Imagine the inflation then was 6%, and they raised the first hike after 12 years by just 25 basis points. So the markets were okay in March and April till last year. On April 21st of year 2022, what happened was people were expecting that 25 BPS is going to be every month, so it's no problem. But at that time, in a speech, Mr. Powell said that he inserted uncertainty basically in the market, saying that I am not sure at what pace I might have to increase the rates so as to curb inflation. That is the exact day and point where there was a big certainty that got creeped into the markets. And if you remember, there was a meeting on May 4th of Fed in the night, and in the morning, RBI held a unscheduled meeting and raised the rates by 25 basis points. Why? Because if they would have been much far behind Fed, the interest rate differential between Indian and American interest rates would have caused dollar outflow from the market, causing rupee to crash. So that was the reason why he came down that time and increased the rate substantially. And if you see in the last 1 year also, many people are wondering that inflation in India mein okay, ठीक ही ठाक चल रहा है. It's not as high, out of control. It's just around the target price. And the WPI I've seen in the last few months is coming down. So basically क्या होता है, जब when you are having huge dollar inflows in India, you have to keep in tandem with what is happening in America. They are hiking interest rate, and if we pause or if we go down, that will cause a run on our currency. Dollars will move out of India basically, because at the end of the day, the majority of the money comes through dollars in the bond market, chasing the yields. All right, stock market is a very small part of the money that comes from as FII or FPI or whatever you might call it. If you, just an example of this, I'll give you what happened to Japanese currency about 3 months back. How the Japanese currency went from 100 to 140, 150 or 160. The reason was Japan was holding interest rate. They were saying no, we will ease, we don't want to tighten, because वहाँ पे inflation बहुत कम है, and they are in negative interest rate since I don't know, since long time. So basically what was happening, अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था और वहाँ पे वो होल्ड पे था या और पैसा छाप रहा था, तो इसीलिए उसकी करेंसी इतनी
गिर गई थी. So that is what India cannot afford. Being an import dependent country, we cannot make such huge mistakes. But now what has happened in the last week with yields falling so much, and just imagine how things can change so fast. What market was pricing no rate cut till at least end of this year are suddenly now pricing a 25 bps cut in June. It might not happen. I'm not saying it might happen or it might not happen, but that is how fast the sentiment changes. So RBI now looking at what FOMC might do or FOMC is doing right now, it is very likely to go for a pause, because they have acknowledged in the last 4 5 months 6 months that what we need is that we are prioritizing growth, because this was due to inflation was much under control, of course not in comfortable zone, below 6%, but still it was not out of control what is happening in the western countries. But the interest rate cycle had to be taken up owing to what was happening in America. So basically now as things are changing, what has happened from December till date, all whatever the whatever the rise was there on the basis of interest rate scenario and everything, all that has repricing has happened in all the assets, in whether in America, whether in India or anything. If you've seen in the last 15 days or two, of the last 6 weeks, Nasdaq has been outperforming the broader market in America. Why is the reason for that? That was the one of the biggest sectors which was taking the biggest hit when the interest rates were going up. So when the Nasdaq is outperforming, many might say that it is due to capital flight, because the banks are not safe. That's why the money was moving there. But this is happening since last 8 weeks, when people were talking about higher interest rate, but still Nasdaq was outperforming. So you have to understand that this market, what we are being feeded, is not all true. Yes, Indian markets have underperformed, but we have to understand that that is the character of Indian market. Indian market tends to overreact, and on the upside as well as the downside. Whether you see history or whether you see 2000, post 2000, if you see any history, always Indian market has always lagged, whether going up or going down, whenever it reacts on a particular event. For example, in 2015, there was a China event going on, devaluation event going on. Every market was falling, but India was holding for very, it wasn't a bear market that time. It was holding quite smartly then. So suddenly, over a weekend, the market collapses 5 to 6%, catches up with the world market, and starts its upward journey again. So basically, what I want to say is that this kind of selling, what we are seeing in frontline stocks, it could be more of a final recapitulation, because the stocks are at whether HDFC, Reliance, or any other stock in the frontline ones are available at levels seen in 2020. And for the foreign buyers also, for me, technically, they are getting a red carpet entry into Indian markets. Rupee at 83, and the index at 16,800, and the ETF, if in dollar terms, it is available for them at 15,200, what was the lowest price in our spot Nifty or in the spot markets. And if you see, some pockets of the market are still doing well. We are just focusing on the news, because all what has happened in the market, if you've seen, has been news based selling, where you have to fear when there are no news and the market is falling without any news. That is the cause of worry. But if you've seen every high, lower high in which the broader market index has made, it has been made on some kind of a news flow. And believe it or not, the American markets for the last 2 weeks have been in plus, despite such negative news flow. So who do you think is buying? Is the retail buying? No, the retail is scared, hell scared for their money. So I would just say concentrate on what is happening in the market. Yes, last 1.5, I think more than that, February से March खराब रहा है. Till Feb mid also things were okay because it was Adani driven. But Feb till March it has been quite difficult for, I think, positional buyers. But I think we have seen the whatever the worst of news flow or whatever had to come. And I'm sure most of the people who have been holding their long since Feb also, since the budget, they must have thrown in the towel. But I think now is the time, with, as the saying goes, buy, ride, and sit tight. I think now is the time for the next rest of the correction needed to happen has happened. American market is not going to climb very fast. It's just going to be sideways to up maximum. I had posted a chart in recent days, विपिन भाई, जिसमें मैं बताया था 2006 के अंदर जब फेड ने पॉज किया था, वहां से 2007 के दिसंबर तक इंडियन मार्केट्स वेंट अप बाय 105%, while American markets just went up by 20%. So it is not necessary that American market also has to go up daily. American market is the mother market basically for the whole world. They just have to stabilize for Indian markets to again get back to its fundamentals, and for money to flow in freely in India. That is what I think is my this thing. And for one more thing, I wanted to add that commodity prices.
gold, if you've seen, it has gone from 1976 to $2,000, but it still couldn't break the last year's high, as well as it couldn't break the high of Credit Suisse. What happened? So I think gold में क्या होगा कि gold में से पैसा निकल के basically it will go into risk assets, and there will be basically a tug of war between weak dollar trade of buying gold as well as this crisis trade. But I think once this crisis goes away and people get confidence, this banking issues and everything is over, you will see money moving out of gold, and you will see all the risk assets going up. And with crude price at $65, I don't think so. We have got a better chance for Indian fundamentals. जो economic growth story अपनी चल रही है, I think the commodity price is also supporting India for a long time right now. बस विपिन भाई इतना ही है मेरा, अगर कुछ मिस किया हो तो I will add up. नहीं, विनय, आपने जो करंट सिचुएशन जो भी है ग्लोबल मार्केट को लेके और एशियन मार्केट को, जो भी कुछ अपडेट है जिससे पैनिक क्रिएट होता है, वो आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अभी क्या होता है ना कि अगर हम जो भी पास्ट इंफॉर्मेशन, जो भी पास्ट हिस्ट्री है, अगर उन चीजों से अगर हम कोरिलेट करके अगर हम समझाना चाहें कि हम एक्चुअली किस तरह की जोन में चल रहे हैं, तो लोगों को याद होगा कि जिस चीज को लेके फियर किया जा रहा है कि 2008 में क्रैश हुआ था तो बैंक डिफॉल्ट कर रहे थे, तो ये कर रहे थे, एक्चुअली दैट इज अ वेरी, मतलब बहुत ही गलत इंफॉर्मेशन उसमें है। काफी कुछ कहते हैं ना कि बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन है। जो होल सिस्टम उस समय था, जब 2008 का जो क्रैश हुआ था, उसमें कोई ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक बैंक डिफॉल्ट कर रहा है। इट वाज द टोटल सिस्टमेटिक कोलैप्स, जो हम लोगों की कई बार इस चीज में बात हो चुकी है, जिसको लेके इस तरह से नहीं बोलते। एक छोटा सा आर्टिकल, एक टॉपिक उठा के उसको डिस्क्राइब कर दिया कि दैट वाज द लेहमन कोलैप्स, बट इट वाज नॉट द लेहमन कोलैप्स, इट वाज द सिस्टमेटिक कोलैप्स। बट अभी क्या है कि अगर मैं उन चीजों से अगर मैं कोरिलेट करके आज की मार्केट को मैं कोरिलेट करूं, तो मुझे एक्चुअली कौन सा सिचुएशन दिखता है। आपको याद होगा कि 2008 का क्रैश जो एक पैनिक अटैक हुआ था, और करीब 8-9 महीना इंडियन मार्केट में था, और ग्लोबल मार्केट में करीब 14-15 महीने का था। अगर अमेरिका की मार्केट देखें तो अगस्त 2007 से लेके मार्च 2019 तक था, तो एक लंबा पीरियड उसके लिए था। बट उसके बाद जब मार्केट ने कवर किया और एक तरह से ऑलमोस्ट की डबल टॉप बन गया, बट डबल टॉप जब निफ्टी वाइज बना था, तो क्या सारे स्टॉक रिकवर कर गए थे? नहीं। जो उस पूरे पीरियड में आउट परफॉर्मर थे, उन्होंने बीट किया। आईटी ने बीट किया था, एफएमसीजी ने बीट किया था, ऑटो ने बीट किया था, बट तमाम ऐसे लोग थे जो अपने प्रीवियस हाई तक नहीं पहुंच पाए थे, जबकि निफ्टी रिकवर हुआ। उसके बाद एक लंबे अरसे तक मार्केट में कंसोलिडेशन चला था, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, और वो अलग एनवायरमेंट था। बिल्कुल कोई चीज फोटोकॉपी तो नहीं हो सकता ना। तो उसमें अगर आप याद होगा कि करीब 12 महीने, 5 नवंबर को टिपीक लगी थी, और उसके बाद जाके दिसंबर 2011 में, 5 नवंबर 2010 से लेके दिसंबर 2011 में जो एक बॉटम लगा मार्केट का, तो वहां के बाद जब मार्केट ने चलना शुरू हुआ, अपवर्ड बायस था, लेकिन एक लो याद होगा कि एक लो था जिसमें मैं आज की डेट में कोरिलेट कर सकता हूं अगस्त 2013 का, जिस हफ्ते में आपका 69 का पीक लगा था, सरप्राइज स्पाइक हुआ था यूएसडी आईएनआर में। मैं सरप्राइज को नहीं, मैं उसको कोरिलेट करना चाहूंगा कि उस समय यूएसडी आईएनआर पीक पे था, लाइफ हाई पे था, जैसे इस समय के सिचुएशन में है 83, और बड़ा ही पैनिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया था। बहुत ही बुरा हाल था 2013 के अगस्त के मंथ में। बट उससे पूरे पहले का पूरा 2 साल का एनवायरनमेंट कैसा था कि मार्केट 2008 के क्रैश को पूरा रिकवर कर चुके थे इंडेक्स वाइज। बट उसके बाद क्या हुआ, 2011, 12, 13, पूरा 3 साल काफी टाइम स्पेंड हुआ था, ऊपर नीचे। बट उसी पीरियड में एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा था, कोटक बैंक क्या कर रहा था, एफएमसीजी क्या कर रहे थे, और कई ऐसे थे जो ऑटो सेक्टर क्या कर रहे थे, वो तमाम ऊपर चल रहे थे, वो नया हाई लेके जा रहे थे। जो उस दौरान, उस पीरियड में जो नहीं परफॉर्म कर पा रहा था, वो नीचे जा रहा था। मार्केट was in a range, up down, sometime create panic कि ग्रीस डिफॉल्ट कर जाएगा, तो स्पेन डिफॉल्ट कर जाएगा, तो ये डिफॉल्ट कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो रही, तो उनकी करेंसी कोलैप्स हो रही है, लग रहा है। जो एक होता है कि जो इंफॉर्मेशन, जिस तरह से नेगेटिविटी उस पूरे पीरियड का, अगर किसी को ध्यान हो कि 2010 के इंडिंग के बाद से 2011 से लेकर 2013 तक
तो ये होता है आपका 11, 12, 13, 3 साल तक मोदी जी के आने से पहले तक इतना निगेटिव थी मार्केट, इतनी निगेटिविटी थी, बस हर समय यही होता था कि 2008 का लो टूट जाएगा, दोबारा से क्रैश होगा, ऐसा होगा, कुछ जब नहीं होना। डबल डिप्रिसिएशन का पुकारा था विपिन भाई, डबल डिप्रिसिएशन। हाँ, डबल डिप का बात हो रहा है तो कोई कहता है कि अरे एक बैंक कोलैप्स हुआ तो इतना बड़ा क्रैश हुआ। अभी जो है कह रहा है ग्रीस कोलैप्स हो जाएगा, तो स्पेन कोलैप्स हो जाएगा। 7 कंट्री थी यूरोपियन, 7 कंट्री आई रिमेम्बर ड्यूरिंग द 2010, 11, 12। ये पूरा पीरियड था, हर तरफ निगेटिवनेस थी। बट ऐसा नहीं होता है यार, चीजें सॉल्व होती हैं, रिजॉल्व होती हैं। इकोनॉमी ऐसे भी नहीं चलती है कि अगर अब उस पूरे पीरियड में देखें तो जो उस समय हुआ था 3 साल तक, आप जी देखो तो बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। न जाने कितने स्टॉक हैं जो 52 वीक हाई छोड़ो, लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं ड्यूरिंग दिस पैनिक, जब 11% मार्केट नीचे है। अगर आप वो भी याद करो कि 2013 वाला अगस्त वाला जो अपने पीक से जो भी पीक लगा था, अभी हमने क्या हुआ 200-300 पॉइंट का एक नया पीक मारा था। बट उस समय एग्जैक्टली कितना परसेंट गिरा था? 17% मार्केट क्रैश हो गया था सिर्फ 14 हफ्तों में। 2013 में 17% टूटा था। ठीक है, अगर उसको थोड़ा सा और शॉर्ट टर्म पीरियड लें तो 15-16% भी टूटा था। करीब 5 हफ्ते में इतना तेज पैनिक हुआ, बट वो पूरा रिकवर हो गया अगले सिर्फ 3 हफ्तों में। और उसके बाद फिर थोड़ी सी कंसोलिडेशन के बाद जब ये हुआ कि बीजेपी की गवर्नमेंट आ रही, मोदी जी आ रहे हैं, और मार्केट उनको लेके काफी ऑप्टिमिस्टिक हो गई थी, और उसके बाद मार्केट ने जो मोमेंटम पकड़ा तो वो मार्च 2015 तक चला। अभी क्या है जो सिचुएशन है कि जिस तरह से कभी यहाँ से न्यूज आती, कभी वहां से न्यूज आती, मार्केट उठती है फिर गिर जाती है। इस दौरान बाकी सारी चीजें भी हो रही हैं। आप इंडेक्स को देखना और बाकी चीजों को लेके इतना हाइपर होना बिल्कुल नहीं चाहिए। फिलहाल ये स्पेस करने का रीजन ये था कि सम पीपल आर क्रिएटिंग, या मोर पीपल आर क्रिएटिंग मच मोर पैनिक इन द मार्केट। ऐसा कुछ कहीं पर भी कोई ऐसा कोई बड़ा कॉज नहीं है, सब चलता रहता है लाइफ में। जैसे हमारी लाइफ में दुनिया भर की इधर उधर की चीजें आती है, ये बिल्कुल वैसा ही सब कुछ है। कुछ भी ऐसा नहीं कि बहुत सरप्राइज है, बड़ा पैनिक है, कुछ होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है। और कितनी भी बुल मार्केट हो, कितनी भी बड़ी बुल मार्केट हो, अगर कोई कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है, किसी का मैनेजमेंट फेल हो रहा है, किसी के प्रोडक्ट की डिमांड खराब हो रही है, तो भाई साहब उसका शेयर ऊपर नहीं जाएगा। और कितनी भी खराब बियर मार्केट हो, अगर किसी की रॉकेट बिजनेस चल रहा है, खूब चांदी चल रही है, तो उसका स्टॉक नीचे नहीं जाएगा। 2008 के क्रैश में भी ना जाने कितनी कंपनियां ऐसी हैं, आप जाकर डेटा चेक करो, वो लाइफ हाई मार रही थी, नया नया हाई मार रही थी, जिसमें से 2-4 नाम तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि सन फार्मा एक कंपनी थी जो जाके नया नया हाई मार रही थी। आईटीसी अपने आप में था कि जिसने थोड़े ही टाइम बाद गिरना बंद कर दिया, और वो भी जाके सब अपने बार बार अपने हाई की तरफ जा रही थी। तो ऐसा नहीं होता है कि मार्केट क्रैश तो मतलब पूरी इकोनॉमी क्रैश, सब कुछ क्रैश। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, सैनिक और सर आ गए हैं। विपिन भाई एक और एक है एग्जाम्पल सामने लोगों के लिए कि जब 13 में जो रैली शुरू हुई थी, 15 में पीक लगा था अपने होली के पास, फिर 16 के अंदर बॉटम लगा था बजट के पास। वहां से जो रैली शुरू हुई सितंबर तक चली थी, 2016 सितंबर तक चली। फिर वहां से आपको याद होगा डीमोनेटाइजेशन का इवेंट हुआ था या नवंबर के अंदर। और या नवंबर दिसंबर में लोगों को दिखा कि इंडिया खत्म हो जाएगी, सब कैश बेस्ड इकोनॉमी है, क्या होगा पता नहीं क्या होगा, यानी पूरी कंज्यूमर खत्म हो जाएगा, ऑल दैट नॉनसेंस। फिर दिसंबर से आप देखिए, वहां से 2017 वाज प्रूवन टू बी वन ऑफ द बेस्ट बुल मार्केट्स मेरे ख्याल से इंडिया में। बरोबर है विपिन भाई? यस, मोस्ट स्मूथ, एकदम स्मूथ, मतलब एवरी एक्सपायरी, कहीं पर भी कॉल खरीद लो जुआरी की तरह, आप कहीं पर भी खरीद लो, एनी डिप बाई, एवरी एक्सपायरी इन पॉजिटिव एंड हायर। और कोई बिल्कुल। ऐसा भी नहीं कि हमारे पास कोई बड़ी जैकपॉट की न्यूज आ रही है कि बड़ी बरकत है, बहुत कुछ भी ऐसा नहीं था। हम्म। बल्कि सच्चाई यह है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद से विरोधी तंत्र छोड़ दीजिए, जो सरकार के विरोधी होते हैं, लेकिन हर आदमी यही फील करता था कि अभी तो इंडियन इकोनॉमी में बहुत प्रॉब्लम होनी है, ये होनी है, वो होनी है। और ये मार्केट घसीटते घसीटते इसका जो रियल टॉप लगा था, रियल टॉप जनवरी 2018, बजट के पहले। बजट के ठीक पहले इनका टॉप लगा था। हालांकि अब उसके बाद की भी स्टोरी बहुत अपोजिट है कि उसके बाद इंडेक्स बार बार हायर टॉप मार रहा था, छोटे छोटे करेक्शन करके, एंड पीपल थिंक कि इस मार्केट बुलिश, जबकि उसे 2.5 साल में बिफोर द मार्च कोलैप्स
70%, 60%, 80% स्टॉक उसी दिन से गिर रहे थे, जनवरी 2018, जिसमें एक कहूं कि कोई बहुत टॉप ब्रांड हो तो जैसे मोस्ट टॉप ब्रांड था अपने लिए मारुति, जिसका 10,000 का पीक लगा था और वो 2.25 साल तक गिरा है, 2.25 साल तक, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है कि भाई अगर सबसे हाईएस्ट सेलिंग वाली अगर कार किसी देश में अगर नहीं बिक रही है तो उसकी हालत खराब है, दुनिया भर का उसके मार्जिन प्रेशर और ये है, सेल का प्रॉब्लम है, तो भाई साहब ये सोच लीजिए कि इकोनॉमी में कितनी क्राइसिस है। जबकि इंडेक्स क्या हो रहा था, 11,200, थोड़ा नीचे आया, 1,000 पॉइंट का करेक्शन हुआ, फिर 11,400, फिर करेक्शन होता था, फिर ऊपर जाता था और 12,500 तक घसीट के ले गया फरवरी 2020 तक। आपके 2020 तक। और सारा कांड उसने कर दिया एक सिर्फ और महीने में। सिर्फ, एक महीना भी नहीं था एक्चुअली, कायदे से देखो तो 17 को, हाँ एग्जैक्टली फरवरी देखो तो, 24 भाई, फरवरी 22 हाँ से ठीक लेके है, मार्च तो 24 बस। 25-30 दिन के अंदर उसने फ्लश किया। तो बस फ्लश क्या किया था, फ्लश उसने इंडेक्स किया था। 2.5 साल से तो सेलिंग चल ही रहा था ना, माल तो खाली कर चुका था, कौड़ी के भाव गिर चुका था, लोवेस्ट डीप पे था, जिसको कहते हैं कि अपनी वैल्यूएशन के भी नीचे जा चुका था, अपनी जो जस्टिफाइड वैल्यूएशन थी। बट उसके बाद वहां पे जो फ्लश हुआ, ये सैनिक सर को मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी और उन्होंने लिया नहीं है अभी तक। सर आपको ऑलरेडी रिक्वेस्ट सैनिक सेंड सर, कर आपको चुका आवाज हूँ। आ रही है तो कुछ इमोजी कर दीजिए सर। हम्म। तो वो चीज कह रहा है कि जो वो पीरियड था कि जिसमें हर कोई बेरिश था और मार्केट घसीट के ऊपर जा रही थी, स्टॉक पागलों की तरह भाग रहे थे, बिल्कुल। लगातार भाग रहे थे। अगर याद होगा तो 3,500 का लो लग गया था मारुति का डिमोनेटाइजेशन के टाइम, और वो वहां से 10,000 भाग गया, हम्म। वहां से 10,000 वो भागा, पीक लगाया। बट उसके बाद क्या हुआ कि लोग थक गए बुराई 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 करते करते, कि डिमोनेटाइजेशन के बाद ये हो गया है, अब कुछ नहीं होना है, सब कोलैप्स हो जाएगा, जीडीपी खराब हो जाएगी। बट एक्चुअली उस पूरे पीरियड में जब वो आम जनता या पता नहीं कौन किस्म के लोग एनालिस्ट होते हैं, टीवी वाले या जो भी अलाप शनाप, ये सब बेरिश थे, उस पीरियड में मार्केट एकदम क्लीनेस्ट बुल था। और उसके बाद जब सब सकून में हो गए कि ये मार्केट बुल मार्केट है, देन मार्केट ने इंडेक्स को फ्रंट में रखा, हायर हायर रखा, सिर्फ आईटी के स्टॉक एंड एफएमसीजी के स्टॉक और सर्विस सेक्टर के थे कुछ जो आईटी से थोड़े से अलग से थे। इन स्टॉकों के पास हाईएस्ट वेटेज था, रिलायंस की हेल्प ली और इनको फ्रंट में रख के इंडेक्स को मजबूत रखा। 70% मिड कैप का इंडेक्स ठोका था। सोचो स्टॉक कितने ठोके होंगे, 80% 85% तक क्रैश हुए थे उस पूरे बुल मार्केट में, जिसमें इंडेक्स बुल दिख रहा था। लोग थक गए थे बुराई करके, और जबकि अंदर से इकोनॉमी अब अपनी वैल्यूएशन पे आ रही थी, ठंडी हो रही थी कि नहीं अब हम थोड़ा ज्यादा हो चुके हैं। बट स्टॉक का रोटेशन, टर्नओवर सब कुछ चल रहा था उस पूरे पीरियड में। बट एनीवे और आज हम, हाँ बताएं बताएं। मैं बोल रहा था, ये जो अमेरिका में भी जो हुआ है, इसमें सब रीजनल बैंक्स, जो छोटे मोटे बैंक है, सब साफ हो जाएंगे, मगर जो बड़े बैंक है, जो बिग 5 या बिग 6 बैंक है वहां पे, वो पूरे और बब्बरशेर हो जाएंगे वहां पे, वो समझ नहीं रहे तो। ऑब्वियसली ये मेन वही स्टोरी है कि जब भी सफर में लोग चलेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि हर बिजनेस में चमक होगी, हर दुकान वाले की इनकम होगी, हर फैक्ट्री की इनकम होगी, ऐसा तो नहीं है ना। तो आपस में कंपटीशन चलेगा, ये उनको बीट करेंगे, ये उनको बीट करेंगे। अपने को तो बस ये देखना है कि इंडेक्स छोड़ो, अभी सब कुछ, कोई जो कहता है ना कि जो बड़ी बड़ी जो निगेटिव बातें होती है कि भाई ऐसा सुनो, एक साइकिल होती है चीजों की, ऐसा नहीं है कि हर साल 1.5 साल में जो है बकरा कटेगा तो ये हलाल होगा, तो सड़क छाप लोगों की जो है, जो उनकी प्रोडक्शन है वो सही हो जाएगी। वो 2008 क्रैश बार बार होगा, हर 6 महीने पे उनको लगता है कि बस 2000 क्रैश ही होने वाला। दे डोंट नो कि साला ग्रोथ होती कैसे है, इकोनॉमी होती कैसे है। आप उनका छोड़ो, उनकी बातें। बट करंट जो सिचुएशन है ये बिल्कुल वही है कि एक तरफ जहां पर इंडेक्स इतनी बुरी तरह से निगेटिव सेंटिमेंट को क्रिएट कर रहा है, वहीं बैकग्राउंड में जिस स्टॉक को परफॉर्म करना है वो तो चला जा रहा है, वो तो ऊपर ही जा रहा है, वो कहाँ गिर रहा है। और जो कंपनी परफॉर्म करी वो तो कंटिन्यू बढ़ रही है। आज की डेट में आईटीसी देखो कहां पे पड़ा है। आज की डेट में देखो वो मन्नापुरम अभी तक गिरा गिरा था, 104 रुपया, 102 रुपया है, अभी 122 रुपया फिर पहुंच गया। तो
इकोनॉमिकल कोई इश्यू नहीं है कहीं पर भी नहीं, और ये निगेटिविटी इस तरह से हमेशा चलती रहती है। अभी करंटली क्या था कि थोड़ा 2-3 महीने से जरूरत से ज्यादा पैनिक क्रिएट कर रखा है, अदानी के कारण बहुत ज्यादा पैनिक हुआ। एंड ऐसे ही वहां पे भी 2-3 बैंक हैं, इधर उधर की न्यूजों से लेकर थोड़ा मिक्स एक साथ बहुत ज्यादा हो गया कि निगेटिविटी को बहुत ज्यादा स्प्रेड किया गया। तो उसके कारण हम लोगों ने इस चीज को कहा कि चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, एक्सप्लेन। बट कहीं पर भी कोई भी ऐसी न इंडिकेशन है, मतलब कहते हैं ना, धुआं भी नहीं उठ रहा है साहब, धुआं भी नहीं उठ रहा है कि कहीं पे कोई वैसी बर्बादी होने वाली है। तो सैनिक सर को यार एक बार कैसे कांटेक्ट करें? सैनिक सर, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, दोबारा से मैंने भेज दिया है, प्लीज ट्राई टू ज्वाइन। आप लिसनर में दिख रहे हैं बट को होस्ट में नहीं आ पाए हैं अभी मैसेज तक। डाले हैं व्हाट्सएप पे, इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट, वो प्रॉब्लम हो रहा है कुछ बोल रहे हैं, आई डोंट नो। ओके, तो मैंने दोबारा से भेजा है, अगर सर को नहीं होता तो फिर कैंसिल करके मैं फिर से दोबारा भेज देता हूँ। और एक चीज बोलना चाहूंगा, ये जो डॉलर वीक हो रहा है, ऑलवेज व्हेन अमेरिका में कुछ इश्यू होता है या वहाँ पे इंटरेस्ट रेट आके रुकते हैं ना, तो जो डॉलर को कहीं ना कहीं तो हायर स्टेज जाना है, ठीक है, तो दैट विल कम टू इमर्जिंग मार्केट्स। इमर्जिंग मार्केट्स में कौन सा बेहतरीन है, जो जो पिछले जून से हम बोलते हुए आ रहे थे, सबसे बेस्ट कंट्री कौन सी है? इंडिया ही है। तो पूरा डॉलर जो है इंडिया में आया है। हमेशा से ही इंडिया रही है। अरे किसी को नहीं, यानी ध्यान पहले देना। चाइना था ना भाई, अब चाइना से इसकी भिड़त चल रही है इसकी, क्योंकि वहां पे लोगों को ये डर है, जैसा कभी रशिया से भिड़ लिया अमेरिका वाला, और रशिया वाला सब कॉन्फिस्केट करके बैठ गया ना वहां पे, वैसे ही चाइना से रोज क्या बोलते हैं, नोक झोंक चलते रहती है। तो पूरा पैसा कहाँ आएगा? हिंदुस्तान में ही आने का है। आपको बोलने के बाद हिंदुस्तान थोड़ी की आएगा आपको। अब जून में देखिए, जून से दिसंबर में कितने लोगों ने रैली मिस करी है, सोच के कि खत्म हो जाएगा, सब हो जाएगा। वो जो सितंबर अक्टूबर में फिर सब बात निकली, हाँ भाई पूरा पैसा इंडिया में आया है, ये हुआ है वो हुआ है बोल के। तो आपको स्मार्ट मनी आपको मौका देगा ही नहीं। आपको स्मार्ट मनी का तो काम है, जब तक करोड़ों लोग अपना माल छोड़ेंगे नहीं, तो वो माल बटोरेगा कैसा? बताइए मेरे को। माल तो उतना ही चाहिए, कोई फ्री फ्लोट बढ़ा रहा थोड़ी है कंपनी मार्केट के अंदर। हाँ, अगर मार्केट कोई कंपनी के 1 लाख शेयर है मार्केट में, कि कोई रिटेल के पास 50,000 है, तो 50 में से 25 तो उसको चाहिए ना उसको, ताकि वो छोड़े और ये पकड़े बोल के। बिल्कुल सही बात है। नहीं आ रहा है हमारे नहीं आ रहे सर, नहीं कनेक्ट हो पा हाँ रहा, नहीं उन्होंने रीस्टार्ट किया है मोबाइल। ओके, ठीक है। तो फिलहाल तो बस मेरा वही था विपिन भाई, कि तक जो नेगेटिविटी, स्पेशली परसों कल फ्राइडे को इतने डीएम लोगों के दिखे कि अरे ये ट्रांजैक्शन टैक्स आ गया, अब तो सब खत्म हो जाएगा, अब तो यानी हिम्मत ही नहीं हो रही। तो मेरे को दिखा चलो भाई स्पेस करते हैं बोल के, एटलीस्ट पीपल शुड नो। क्योंकि अब अदानी का भी लोग इतना डर गए, अरे यार अदानी वाज ओवर वैल्यूड। एक ट्रिगर था, हो गया, करेक्शन आ गया, खत्म। हर चीज का एक ट्रिगर रहता है। नोबडी वाज एडवाइजिंग टू बाय अदानी एट 4,000 रुपीज। साला 16 रुपए जब सितंबर 2013 में 16 रुपए से 4,000 रुपए गया है। So obviously, if anything which is overvalued, it will need a trigger. Tesla fell 75% from its peak. Both Adani and Tesla, if you have seen the data, both have gained from post-pandemic lows to their peak 3,600% exact, and both have corrected 75% exact. That at Tesla में विद इन अ पीरियड ऑफ 3-4 मंथ्स हुआ, 5-6 महीने में हुआ। अदानी के अंदर ये न्यूज आ गई बोल के हो गया बस। बट पीपल पूरा मार्केट खत्म हो जाएगा एक कंपनी की वजह से। दोज आर इरेशनल फियर्स बेसिकली, आई फील कि ये हो जाएगा। आप सोचिए, अब मार्केट इतना सब न्यूज लास्ट, अगर आप 3 महीने में, इवन पोस्टेड अ चार्ट रिसेंटली, वॉर हो गया, इंटरेस्ट रेट 0 से 5% चले गए, यूके फाइनेंशियल सिस्टम वाज ऑन द ब्रिंक, आपका अमेरिकन बैंक्स उड़ गए, आपके यूरोप बैंक्स के अंदर गड़बड़ी चल गई, वहां पे इतना इन्फ्लेशन बढ़ गया कि लोगों को स्ट्रीट लाइट्स बंद करना पड़ा यूरोप के अंदर। इतना सब खराब होने के बाद भी मार्केट जिधर है उधर है। उसका मतलब क्या है? दैट इज शोइंग एन इम्पेंडिंग वीकनेस और impending resilience. You have to understand that. You have to ask your questions to yourself, whether the markets will go up from here or will they go down from here. You have to first understand. अपने आप से ही पूछना पड़ेगा कि मार्केट डाइजेस्ट कर रहा है या मार्केट इतना लंबा होल्ड कर सकता है 1 साल तक, कि हाँ भाई सब कर लो, मैं मार्केट को होल्ड करूंगा, फिर एक दिन सुबह नींद में से उठूंगा और मार्केट को क्रैश कर दूंगा बोल के। वैसा नहीं होता। And never has in history the markets have crashed when everybody is expecting a crash. I can tell you that. Anybody will tell you that who's been in the market for last 20 years and read about the history of stock markets of America or any other major market. Never will the market crash when everybody is expecting it. अच्छा, मैंने सैनिक सर अभी दोबारा आए, मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी, मैंने 2 बार कैंसिल करके फिर से भेज रहा हूँ। सैनिक सर एक बार और ट्राई कर लीजिएगा, मैंने फिर से कैंसिल करके भेजा है।
कोहोस्ट का नहीं जा रहा है भाई? हाँ जी, कोहोस्ट का लिसन मोड में तो आ रहे हैं। मैंने दोबारा से फिर से भेजा। अच्छा, मैं एक चीज मैंने और नोटिस करी थी कि इस समय जो इतनी पैनिक एटमॉस्फेयर में प्राइवेट बैंक्स आर आउट परफॉर्मिंग। कल भी देखो आप, कोटक बैंक जो सबसे ज्यादा मनहूस चल रहा था, जिसको कहते हैं मनहूस का वो बन गया था, मतलब सिंबलिज्म बन गया था, वो कल परफॉर्म किया 1.5% इतनी गिरावट के मार्केट में। तो प्राइवेट बैंकों में कुछ अच्छी प्रिपरेशन चल रही है। यार मैं कैसे इनवाइट करूं सर को? नहीं, मैं मैंने उनको उनको बोल रहा हूँ, एक लिस्ट आइडिया दिया हूँ, देखता हूँ सर लेते हैं कि नहीं वो आइडिया। मैंने उनको स्पीकर मोड भी रिक्वेस्ट किया, को होस्ट भी रिक्वेस्ट किया। देखते हैं। इन द डॉलर टर्म, निफ्टी स्टिल एट मतलब वेरी क्लोज टू सी डज नॉट। ओके, चलो देखते हैं क्या कर पाते हैं सैनिक सर। आपका डॉलर टर्म में तो काफी ज्यादा सस्ता इस समय ऑलरेडी है, वो अरे फोकट में मिल रहा है 15,200 विपिन भाई, फोकट में मिल मुफ्त रहा में है, मिल रहा है उनको। फोकट में मिल रहा है। यानी आज कोई मार्केट कोई खरीदता क्यों है कि सब अच्छा होने के बाद खरीदता है या ऑन एक्सपेक्टेशंस ऑफ अच्छा होगा खरीदता है? आई थिंक नहीं, इसमें ना मैंने एक एक्सपीरियंस किया है कि जनरली जनरली पीपल बाय ड्यूरिंग क्रैश। पीपल स्मार्ट, पीपल बाय ड्यूरिंग क्रैश। लेकिन जो निगेटिविटी इतनी होती है जब, क्योंकि वो खरीद रहे हैं गिरावट में, गिर रहा है और खरीदा, गिर रहा है और खरीदा। लेकिन उस दौरान तक इतना पैनिक मार्केट में न्यूज उनके ऊपर असर कर चुकी होती है और बार बार मार्केट ऊपर जाते हुए दिखा के बार बार स्लिप करेगी, बार बार स्लिप करेगी, जिससे कहते हैं मेंटली ब्रेकडाउन हो जाता है। उसके बाद जब रिकवर होना शुरू होती है वहां से जेन्युइनली, देन पीपल स्टार्ट लेफ्टिंग पोजीशन। अरे निकल जाते हैं, ये है वो है। तो कि यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर आप ठीक है कोई बात नहीं, आप गिरावट के दौरान पहले थोड़ा सा कर लिया, अर्ली बाई हो गया ड्यूरिंग द फॉलिंग प्रोसेस, अपने बाई कर लिया, इट्स ओके। बट अगर कोई चीज अपवर्ड बायस हो रही है और उस दौरान ये समझ में आ रहा है कि चीजें काम डाउन हो रही है, तो रुको, ठहरो। अभी जो चीज चल रही है वो तो मुझे सिर्फ वही दिखती है कि ये जिसने भी कहीं पर भी बाई किया, अगर आपने अच्छा स्टॉक बाई किया हुआ है तो आप बस ठहर के देख लो, ये और सारे ऊपर के हाई सारे टूटेंगे। और विपिन भाई देखो, आपको सिंपल बोलता हूँ, बुल मार्केट हो या बेयर मार्केट, बुल मार्केट 2004 और 8 के बीच में हर साल में 25-25% के करेक्शन आए थे, वो भी थर्टी फास्ट एंड फ्यूरियस। परसेंट 30%, 33-35%, या 30%, हाँ, 20 और से वो भी पच्चीस महीने परसेंट महीने का में। कोई करेक्ट। सिर्फ 2 महीने के में ही क्रैश मार दिया। ऐसा लगता था वो तो पूरा मार्केट वन डे, एक एक दिन का जिया हुआ था, क्योंकि और मैं एकदम मतलब एकदम फ्रेश एंट्री मेरी 2002 में ही हुई थी उसी बुल मार्केट में। तो एक एक दिन जिया हुआ है कि जो जो जोश था ना, वो जोश आया था पब्लिक का एकदम लास्ट ईयर 2007 में। हमेशा जो है जो मोमेंटम जब भी होता था कि अरे बहुत भाग गया है, अब जरा सा गिरावट होती थी सब पर पैनिक, अभी मार्केट क्रैश हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। तो सबने अभी कुछ ही टाइम पहले डॉट कॉम का क्रैश देखा था। तो बस छोटी सी भी बात होती थी तो दुनिया भर की नेगेटिविटी होती थी, बट वो सब कुछ एंड हुआ जाके 7 में। 2007 के कंप्लीट होते ही पीक लगा था। पीक तो एक्चुअली देखो तो रियल पीक तो लग गया था दिसंबर में ही, नवंबर दिसंबर में ही। बट उसके बाद जो फाइनली 2008 जनवरी के 2008 जो है उसने पहले क्रैश की बिगिनिंग करी है, तो लोगों को वही याद है। सो जो अभी जो कंसर्न है, मुझे आज का सब सिचुएशन बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा याद आता है जैसे अगस्त 2013 की सिचुएशन। डॉलर अपने पीक पे है, डॉलर अपने पीक पे है। हमारी कमोडिटीज, हमारी कमोडिटी जैसे गोल्ड, इसने जाके नया नया हाई मार दिया। एग्जैक्टली उस समय यही हुआ था, क्रूड जाके नया हाई मार रहा है, जबकि ग्लोबल क्रूड ने हाई नहीं मारा। और ये गोल्ड, हर चीज हमारी कमोडिटी ड्यू टू
कि 69 का जो स्पाइक हाई लगा था, पैनिक हाई लगा था यूएसडी आईएनआर का, उसने हमारी कमोडिटी को उड़ा के रख दिया, सबको नया नया हाई मारा। उसके बाद जो कोलैप्स होना शुरू हुआ और करेंसी स्ट्रांग होना शुरू हुई, और जिस जो बुल मार्केट पकड़ा तो 2015, कितना महीने का स्टोरी हो गया, करीब 7-6 महीना, ये 3, हाँ 19 महीने की स्टोरी थी वो, 18 से 19 महीने की स्टोरी। हम्म तो एग्जैक्टली अभी तो हमारे पास कुछ, मतलब वैसे देखो तो अपने पास 2 मई या अप्रैल मई से पहले का कोई टेंशन है ही नहीं, जब तक अपने यहाँ लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाता। बिल्कुल है, 100%। माइट बी कि आपको ना जो अगला मोमेंटम पीक लगे हुए हो सकता है कि रिजल्ट से क्या होता है ना वो, पहले रिजल्ट के पहले हो हाँ सकता है, रिजल्ट से बिल्कुल पहले सही ही हो बात जाए कि है। पता चला मार्च वार्च में ही लग जाए, क्योंकि अगर मोमेंटम में भाग गया ना मार्केट मार्च में इसमें एक बड़ा मोमेंटम हो गया और कोई बहुत बड़ा मूवमेंट, जैसे हम लोग बात करते हैं कि 20,000, 21,000, 22,000 की बातें करते हैं, अगर उस तरह से भागा तो ये मार्च में पीक लगा के ये रिजल्ट तक साइडवेज वगैरह करके फ्लक्चुएशन करके, और मार्केट को काफी कुछ सेंस कर लेता है कि क्या गड़बड़ है, और उसको अगर नहीं पसंद आ रहा है चीजें जैसी भी चल रही हैं, तो वहां से अगर सेलिंग आई तो हो सकता है कि वो बड़ा डीप, वो बड़ा अगर गवर्नमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो गई कि मिक्सअप हो गया, उतनी सीट नहीं मिल रही है, कोई नहीं जानता ना कि पब्लिक के मन में क्या चल रहा है। वो बातें सोशल मीडिया को पढ़ के वो सब नहीं समझना चाहिए। हिंदुस्तान की 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, क्या और करेगी आपको नो एक और बडी एक नो। चीज बोलता हूँ विपिन भाई, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जापान में जापान जो 1990s में जापान में जो टॉप लगा था, ठीक है, वो आज तक नहीं टूटा, ठीक है। जब जापान की जो सिचुएशन थी, जो यूफोरिया था वर्ल्ड में कि जापान ही फ्यूचर है आगे का, ठीक है, अमेरिका को भी उतना नहीं गिनते थे, जापान ही फ्यूचर है। तो जापान का मार्केट वो एक साल में ऐसा पागलों के तरह रैली करा, पीक लगा के बस, देन इट क्रैश, ओके। देन कम टू 2000, ओके, 2000 के अंदर आपका चाइना, चाइना को बोले कि चाइना इज द फ्यूचर, बाकी सब बेकार है, मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, इससे बेहतरीन कंट्री कुछ हो ही नहीं सकती, ये वो फलाना डिमका। वहां पे यूफोरिक टॉप लगा, मार्केट ऐसा ऊपर जाता था कि किसी के हाथ में नहीं आता था। जो 2007 का टॉप लगा वो आज तक टूटा नहीं है, 12 साल हो गए। अभी मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, हिंदुस्तान का बस जो यूफोरिया है शुरू भी नहीं हुआ, यानी वी आर, आई थिंक वी आर जस्ट द अर्ली बर्ड्स। जब when that euphoria comes into the market, you will see that kind of a run which we don't even want to speak about। यानी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि we have been brainwashed कि मार्केट रेंज में रहता है, 500,000 पॉइंट के रेंज में चलता है। बट जस्ट इमेजिन वन सिनारियो, FII हु हैव बी, जो सबसे ज्यादा फोकस करते हैं हर लोग, they have been selling in the market for last 2 years, right? What if they start buying? Will you change? By the time that data comes on screens, the market will be much higher than what it is right now, and that is the time you will think, अरे बहुत बढ़ गया, थोड़ा नीचे आके खरीदते हैं बोल के। हाँ, वो क्या होता है कि जो ये प्रैक्टिस होती है ना कि बार बार गिर जाना, बार बार गिर जाना, तो पीपल को उसके साथ, मार्केट के साथ हार्मनी हो जाते हैं उस टाइम, एकदम परफेक्ट, सिंक हो ब्रेन वॉश, जाते हैं। फिर ब्रेन जब वॉश हो जाते हैं ब्रेन उससे। वॉश हो चुके हैं कि अरे ये तो बस ये नंबर है, इसके ऊपर नहीं जाएगा, नंबर पे नहीं चलता है मार्केट, नंबर आपको दिखाने के लिए होता है, और सबसे बड़ा बेवकूफ बनाने वाला टेक्निकल एनालिस्ट होता है, जो वो नंबरों को इतना बायस करता है कि वो नंबर आपके सर पे चढ़ जाते हैं। और जबकि इन चीजों का जब डेटा बिल्ड करो ना कि एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअल में रियलिटी में क्या होता है, अगर इनका पूरी परफॉर्मेंस का डेटा निकालो तो सबसे बड़ा फेलर टेक्निकल एनालिस्ट होता है, सबसे बड़ा फेलर मार्केट का। हाँ सही बात है। मैं इसीलिए क्या है, थोड़ा रीजनेबल होना पड़ता लोगों को। अब देखो, अपन ऑप्शन वालों के लिए नहीं बात कर रहे, जो ऑप्शन खरीद के जा रहे जीरो या आ जा रहे। ऑप्शन खेलना हाँ, मतलब ही होता है कि यू आर जस्ट बेटिंग, एंड बेटिंग करेक्ट, हैव नो कैरियर, बेटिंग हैव नो बरोबर है। कैरियर, उसको बेटिंग को बेटिंग ही रखो ना। हम्म बेटिंग तो बेटिंग ही रखो, बेटिंग से को लेके हम ना मार्केट को डिस्कस कर सकते हैं, ना इकोनॉमी को डिस्कस कर नहीं, क्या सकते हैं, हो ना जाता है, इन्वेस्टमेंट रिटेल वाले प्लान। आधे से आधे जितने मेरे को डीएम आते सबके ये रहता है, हमारा ऑप्शन जीरो हो गया, ऑप्शन जीरो हो गया। मैं बोला भाई मार्केट तो उतना घट रहा नहीं है, तुम ऑप्शंस में खेलोगे तो होगा, ये वेट एंड वॉच का है ये। आपको मार्केट में पूरा 12 महीने ट्रेंड नहीं रहता, आपको पिछले 6 महीने ट्रेंड मार्केट चल। मार्केट मार्केट में जो मार्केट की क्या है कि ऑप्शन से मार्केट थोड़ा ही है, बट इन द रियलिटी, इन द हम्म रियलिटी हम्म मार्केट ऑप्शन के बाद, ऑप्शन के सहारे चलना शुरू होता है। अब ऑप्शन क्या चीज है, एक सिंपल सा गेम है कि मैंने 100 लोगों से पैसे ले लिए, कॉल वालों से भी पैसे ले लिए, पुट वालों से पैसे ले लिए। अब क्या होता है कि मेरे पास पैसा किधर ज्यादा लौटाना होगा,
मैं उसका उल्टा मार्केट घुमा दूं। राइट मेरे को सर। पैसा रिटर्न नहीं करना, मैं कॉल भी बेचूंगा, पुट भी बेचूंगा, कॉल भी बेचूंगा, पुट भी बेचूंगा, क्योंकि मेरे पास इतना ह्यूज कैपिटल है। मैं कभी रिलायंस बाई कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं मेरे पास से कहते ना कि इतना बड़ा रोटेशन को टर्नओवर को इतनी बड़ी कैपिटल है। तो हम क्या करते हैं ना, हम मार्केट मेकर बन जाते हैं बड़े लोग अपने आप बाई डिफॉल्ट, ड्यू टू मनी एंड ड्यू टू स्किल की हाउ टू ऑपरेट द मार्केट। अभी क्या है कि उसका बहुत सिंपल सा रूल होता है, आप कितना भी पूरा कोशिश कर लो, जो स्ट्रेंथ है, जिसके पास स्ट्रेंथ है, एक्चुअली एक्सपायरी वो डिसाइड करेगा। और डिसाइड कैसे करेगा कि मेरे को पेमेंट किसको करनी पड़ेगी, मार्केट को ऊपर ले जाने पे पेमेंट करनी पड़ेगी कि मार्केट को नीचे ले जाने पे पेमेंट करनी पड़ेगी। अब वो दोनों साइड से पैसा लेके बैठा है, काल वालों से भी ले लिया, पुट वालों से भी ले लिया। बट मान लो पुट वालों ने बहुत पैसे उसको दे दिए, तो एक काम करो, पुट वालों का खा जाओ, काल वालों को रिटर्न कर दो। तो सिंपल सा उनका बिजनेस गेम है। और अगर आप उसके हिसाब से आप सोचोगे कि ऑप्शन से इकोनॉमी डिसाइड होगा, बट हाँ, मार्केट का आपका जो इंडेक्स है, मार्केट का जो मूवमेंट है शॉर्ट टर्म के लिए, वो जरूर ऑप्शन से डिसाइड होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट वो डेटा यू कांट रीड एक्चुअल, यू कांट फाइंड, यू कांट डिकोड, यू कांट कैलकुलेट, बिकॉज यू डोंट नो कि कौन मार्केट मेकर करंटली है, किसके पास जो पोजीशन है वो एज ए मार्केट मेकर है। अच्छा चलो, एक मिनट, सैनिक सर आ गए, वो भी एज ए को होस्ट। तो गुड इवनिंग सर। हाँ, good evening, VP bhai. Good evening, Vinay bhai. Good I'm evening, sorry, sir. थैंक्स फॉर some technology थैंक्स फॉर problem. थैंक्स सर, नो इट्स नॉट सॉरी सर, प्लीज। हाँ, Yeah. I तो downloaded and did a system. Yeah, now I'm okay. Yeah. हम लोग तो Vipin bhai, अभी you बस continue. ऐसे, I'll speak after you complete नहीं your सर, process, thought process. मैं तो बस लोगों को रोक के थाम के बैठा हुआ था कि लोग चले ना जाएं, बिकॉज इम्पोर्टेंट डेटा जो चाहिए था वो विनय ने शेयर कर दिया है। अभी आपका जरूरत है, तो मैं तो बस थोड़ी काफी देर से बस ऑडियंस को मैं एंटरटेन कर रहा था। तो प्लीज आप जरा इस टॉपिक पे अपना जो भी आपके पास डेटा है उसको शेयर कर दीजिए। Okay. I'll quickly, I've noted down some things, not very comprehensive, but still, I hope that is good enough. First of all, thank you, Vipin bhai and Vinay bhai, for giving me this opportunity. That's point number one, most important one. Second thing is, see, I have been independently conducting clubhouse sessions because on spaces I invariably have some problem. So mostly independently I do this clubhouse sessions, and in all of the clubhouse sessions in the last 2 months after budget, I've had regular people who come and ask me this question: are we really in a bull market, or have we entered a bear market? Because you see, the market has not crossed the December highs. So we thought we are in a bull market. We agreed with you. We traveled with you. We thought you are going to show us 20,000, 21,000, 25,000, all that. And suddenly you have given us heart. And you have, you are not pushing the market higher. So that is the general fear, complaint, or troll, whatever you may call it. So, like what Vipin bhai and Vinay have been talking, see, if you have had experience about bull markets, your thinking will be different. When you have had a smaller amount of experience, your thinking will be different. Now, the other day in one clubhouse, somebody told me, sir, what's market has not made a new high since December. So it's only 3 months old, and you want a new high every 3 months. That is completely understandable because you have come to the market maybe 2 years ago. Or some people say, sir, is it a fake breakout because we saw a breakout in October. We saw all-time high in October of 2021. And we saw all-time high in December of 2022. We thought breakout. So all the technical gurus told us buy above 18,600, and we bought plenty because all the Elliott wave and that wave, Gann fellow, this fellow, all the gurus and furus told us to buy, and we bought. Now we are badly stuck because we have bought all above 18,600, and now we are sitting at this levels 17,400, 17,200. Now it's gone below 17,000 on Friday. So are we going to have we to book loss and go away, or go short in this market? Now this kind of questioning has been very, very common
among people generally who have had only about 3 years of experience. See, all of us start with zero level of experience. So if I say I'm in the market since 1991, in 1991 December, I would also thought, oh, I also wouldn't know how the markets will behave in the next few months. So I also would get disappointed when Sensex is not touching 2000, because that time they said Sensex will touch 2000 by Deepavali. That when I entered market, it was Sensex was about 1750 or something. I don't know, maybe 1500 to 1750, somewhere there. So I also waited. I also saw that Deepavali went, market did not go up. In fact, market was going down. So I also was feeling, what is this? I left a good job. So I come here and nothing is happening. Maybe I'm in the wrong thing. I got engineering, MBA, good in advertising, all that I threw away. And now I'm not able to earn even sub brokerage. I joined as sub broker in the market. So, I lost hopes. I gave up. I felt what to do. One small kid, 5 months old kid, wife not working, different place. So, you see, so that frustration was there. But then you have that faith that you're joined in a profession where you cannot judge yourself on a month or 2 months or 3 months. And we should wait. And we waited, and January 1st, it finally hit 2000 Sensex. And then budget on 28th, that time February budget. So it hit 3000 on budget day. Then it went to 4500 on April 2nd. Then what we thought, oh my God, market means it should only go up, because from 1500 it has gone to 4500. So three times in 9 months, which we have not, after that, we have never seen such a rise. So we feel, oh my God, what I felt on December in Deepavali of 1991 was frustration. In April 1st, out of elation, that is basically, I felt I am the king of the world. So because we saw enormous amount of money coming into our pockets when we had nothing in Deepavali of 1991. So what happens is, then you begin to believe once 4-5 means it will go to 5,000, 6,000 and all that, because Mr. Mehta was telling us that India is a turnaround story. So all of us believed in some manner, and of course we know what happened. The scam happened, and finally index bottomed out in 1993 at below 2,000. I distinctly remember in that April of 1993, when one of my friend, Madras Stock Exchange broker, came running to our Rotary meeting. I was in the Rotary then, so he was my club. So he said, "Sab kuch gaya, ab to bigad gaya market. Abhi to niche hi aayega. Kuch bacha hi nahi Indian market mein." I distinctly remember it was a Friday evening when he came, and that Friday evening it had fallen below 2,000. So from 4,500 we saw a 2,000. But what happened was the kind of gloom, doom, because in my Rotary Club, there are a lot of people who were invested in stocks. There were promoters who were also rigging stocks, and they were there, and everybody had lost heavily. Mark-to-market loss was huge. So we were all, again, we got into this trouble of a feeling of, sab kuch humne galat kiya hai, and we have come wrong profession. But lo and behold, at below 2,000, what we saw in 1993, we again went on to hit a double top in 1994. That is in just a little year and above. So what does this say? This is history. This is how emotions are. So you will always feel frustrated when your stocks don't go up, especially when you are believing that somebody has told you, somebody senior, somebody experienced has told you that market will only go up, and now you buy above this level, sell below this level, and so you get this feeling of frustration, which is very, very normal. I felt frustrated those days. I can understand your frustration. You are feeling it today. Now, if you ask somebody, which is the best bull market which India has seen since 1991, invariably people will talk of the bull market between 2003 and 2008 January. 2003 April to 2008 January. 2003 April market was below 3,000 Sensex. 2008 January, it was about 21,000. So from 3,000 to 21,000 is 7 times in less than 4.5 years. That is a fantastic bull market. People will say that kind of bull market we should see. And when will we get a chance to see that kind of market? So now let me bring you down to ground that, when you are looking at a mountain from far, you feel mountain is very, interesting. In Kannada, we have a saying called Durada Betta Nunna Kanate. That is,
basically a mountain which is far away looks so nice, so beautiful, but when you want to go and climb the mountain, you will begin to understand how difficult it is to reach the peak, because you want to climb a mountain because it looks beautiful and you want to see that, you want to participate in that pleasure and joy of climbing that mountain. So as we say, distant mountains look beautiful, easy, but it's never easy. So this is exactly what happened between 2003 and 2007-8. So you saw 2003 market Sensex below 3,000. It went up almost doubled by 2004 January. From 2004 January to May, it fell down 34%. And then we again believed that time that the story is over because the Vajpayee government lost elections and communists were tied up with Congress to start a new government. So you see, every time you get frustrated or you get elated. So the election was in January first week of 2004 when Vajpayee ji announced election 6 months ahead of schedule. The elections were scheduled for October 2004, but he was very confident of winning. So he announced it that it should be held before April of 2004. So we all believed that Vajpayee ji will win with 375 seats. There was no opposition, and we went on buying, and the market kept on coming down. And we lost our sense, not only money, we lost our sense of understanding how is this market coming down when the BJP or NDA is winning. But of course, finally, at the end of the day, it did not win, and the market showed that there was something wrong, and we lost 34% with a double drop on May 17th of 2004. Then you see after that what happened. Then we said, no, there is no chance with this communist sitting on the Congress head. You have a weak prime minister in Manmohan Singh, and he is being controlled by Sonia Gandhi. So therefore, there will be no progress in this market because they are not pro-market, they are anti-market. But lo and behold, 2004 we made a new high, 2005 we made a new high, and 2006 we made a new high. So again we felt, no, in spite of Manmohan Singh and Congress and all that, maybe we are in a bull market. But then, between May of 2006 and June of 2006, within 3 weeks, market lost close to 25-26%. Now contrast this. Don't worry about where the index is. 25-26% we have not lost between October 2021 and May and June 2022. We have struggled at 18%. We felt the heavens will fall on our heads. So again, you feel in 2006, my God, there is some problem, something is there, because every time there is some wall of worry. And then you see, if you go from whatever the number of 2,600 in June, you again by March of 2007, you reach a particular level. In February of 2007, just before budget, you go to some 4,250, which is almost 70%. But within 1.5 months, you again fall down to 3,550, which is a drop of about 16%, which is equivalent to what drop we saw in this last year. So again, you feel miserable because subprime came into being for the first time. So you said, my God, the subprime collapse starting in March end. So something bad is going to happen, and the market did not take up for a long time. Then from there again, from August, it went up to all the way into January 2008. We went from that is 3,554 to index of Nifty of 6,000. So almost 80% again. So these kind of things happen all the time. Whenever they happen, you always get frustrated, irritated, and you feel like leaving the market. But I think one has to, as rightly the topic is, what is happening under the surface amid noise. See, there's so much of noise all the time. The market is a very cruel mistress, as people say. Market doesn't want you to win. Market doesn't want you to make money. You have to fight not the market, but you have to fight your own mind to see that, I have to fight, because if I fight my mind and win my mind, then the market will reward me unimaginably. Many times in the past, I have fought with my mind and lost. Believe me, I have lost even with years of experience. Many times I feel frustrated and all that as to why whatever I'm doing, fundamentally it looks good, P ratio looks good,
why is the market not going up? Why are my stocks not going up? Why am I losing where others are claiming that they are winning? This happens to every single investor, whether it is Warren Buffett or whether it's a normal person. So I don't think you should worry about it, because finally what do you look for? You look at the results. Whatever is your struggle, how much ever struggle you have done to climb the mountain, if you reach the top of the mountain, or if you reach on or progressing to the top, you can measure that progress and then see whether you have come off the base or you are still stuck at the base. So I think if you really look at where we are today, we are having in my opinion, the best of the times or the worst of the times. You can look at it saying this is the worst of the times because market is going, do nothing. You are having Adani, you are having Rahul Gandhi, you are having the community banks, you are having Janet Yellen, you are having high interest rates, you are having, monsoons, fear, scare. So all these are the worst of the times. Inflation, interest rates from RBI. Then you look at the best of the times. You look at it, where are we in terms of fundamentals? This is one of the lowest in terms of the PE ratio on Nifty at 20 PE. And we have seen one of the highest growths in the Nifty PE in the last 1 year, despite all the problems. You are also seeing that major stocks like Reliance, HDFC Bank are trading at valuations which are multi-year lows, not multi-month lows, but multi-year lows, valuations. I'm talking of not the price. Then you are seeing stocks like, the PSE stocks, which are holding well, which are mostly not glamorous stocks, which are holding well. So you can have a list of stocks which are not doing well and say that is bad market, bear market, so we should not be in this market. Or you can look at another list of stocks which have done well, for instance, L&T, M&M, ITC I gave you. So there are some 7 or 8 stocks which I can tell you straight away, which have done very well in the last 52 weeks. So you have to look at it, neither look only at one side of the brightness or only one side of the darkness. You should look at, will we move further into darkness or will we move towards brightness? That is what we should do. At this point of time, I have been going around telling, and I'm fully convinced that we are in the darkest hour before the dawn. When you are at 3 o'clock in the morning, you feel it is very dark, so there is no question of sun rising. But somebody who has gone through, the full 24 hours, you will know sun will rise at 6 o'clock. Now, whether you are at 9 o'clock in the night or 3 o'clock in the morning is what is the question. Most people who today are coming and who are influencers are telling you we are at 9 o'clock. So we have to hit midnight, which means it will be darker. Then it will go to 3 o'clock, which is much darker, and then only you can see. Now, you will have to do your own analysis and say whether you are at 9 o'clock night or you are at 3 o'clock morning. In my analysis, I am clear that we are at 3 o'clock in the morning. 3 o'clock in the morning doesn't mean that you will still have your fears, because what if it is 9 o'clock in the night? That fear is always there. So then you do something called a stop loss, which you need to put, because finally you're buying stocks, you're not buying index. So you need to put stocks, stop loss in your stocks, and then let the dice roll as it were. So if you look at the fundamentals are I would say at the lowest. Look at sentiment. I think Vinay would have shared about FII positioning, put call ratios. You can look at any amount of sentiment data. It is all showing as if it is oversold. If you look at technical data, it is showing as if the RSIs are having a divergence, a positive divergence. If you're looking at seasonality, you are seeing March is the worst month generally. So we are already close to the end of March. Generally, March, once you cross this 3 weeks, the last week of March is generally stable to positive. So we are entering that phase where we have struggled, suffered, humiliated, lost in the last 3 months, even though we might have come a little later or a little earlier, but we still are having the scars of the battle. But we are not dead yet. So either we accept the fact that we are going to die, or we're going to say, okay, this is only a scar in the battle, that we are at 3 a.m. I think we are at 3 a.m. I think the only risk
The only risk I am able to see in this market, as I've been telling all the time, is the political risk. Because the market is very shrewd. The market knows the political risk is one important way way forward. So markets will adjust to the political risk. Now, the political risk in India, for instance, is the Karnataka elections, which is beginning maybe a month later or 2 months later. So that could be one political risk for the market. But generally, my experience has been, my analysis I've seen, and my history has shown that assembly elections do not dictate the market trend. Certainly, the general elections always declares the market trend, always, without exception. I have studied this from 1991, without exceptions. So that is still a year ahead. So one should worry or not worry, we will know in the next few days. That is why I keep telling you we need to put a stop loss, and we should trade based on, or rather invest based on that. Finally, I'll just take one more minute. So what is the stop loss? See, now we have seen 16,850 as a number which is the market has bounced. A lot of people must be looking at 16,850 to use it to either get out of their positions or to short below 16,850. I would recommend enormous amount of caution to look at that number 16,850. Be very careful, because the market doesn't oblige a technical analyst of pure numbers. If you say 16,825, I'm going to short sell, invariably it will go to 16,800 and then bounce back. If you observe, if just an example is, when I became bullish in May of 2022, I became bullish at 15,700, and it went to some 16,700 within a very short span of time. But it came back. It came back below 15,700 to 15,200, 15,183 in June. Now, let us say if I put a stop loss at 15,500, then what would have happened? My stop loss would have been triggered, and I would have been in a bearish mode, and I would not been able to capture that move between 15,200 to 18,800. So you need to understand how to put a stop loss. Say, how will I put a stop loss? Though I don't trade in the Nifty, I would put something like this. The last intermediate low was in September at 16,750. I would say let it trade below 16,750 for about 7 trading days, and then I will review. I will not change my opinion this way or that way. I'll review, because to trade below 16,750 for about a week, 7 days, 7 trading days, means something might have changed. So I would like to look at it as to why it is doing that, and then review it. Till that time, I would not even get concerned. On the other hand, if I'm an index trader, I would say, my God, we are at 16,750 is our, let's say, stop loss. We are at 16,950, which is only 200 points. This is probably a time when I should be investing more or trading, putting greater trades, because the margin of safety is very, very high, only 200 points. If people say, no, I will buy only at 17.4 or 17.5 or 17.6, let us say it goes to 17.4, 17.5, 17.6, you buy it, then your margin of safety is still that 16,750. Sorry, your stop loss is still 16,750. Your margin of safety becomes that much less. So that is how people, will buy above 16,800, 18,600, and they wouldn't know where to put their stop loss. So I would, as a trader or an investor, as a trader personally on the Nifty, which I am not a trader on the Nifty, would put something like that, a stop loss which it should trade for 7 trading days, and then I will review. Right now, in my opinion, and on Friday, again, I have whatever little money in my family account, I have invested in stocks like Reliance and HDFC Bank and ITC and the public sector enterprises. So I will stop here. What I can only say is, I am thinking it is 3 a.m. If some people are thinking it is 9 p.m., so be it. Market will finally tell us whether we are at 9 p.m. or at 3 a.m. And we know where to cut our position. We know where to review it. We know why we are reviewing it. And we should know all this. And we should look at history. We should look at sentiment. We should look at fundamentals, and then take this forward. So right now, I'm sorry I took some time, Vipinji, but I had something to speak, and I think I
hopefully conveyed my thoughts as clearly as possible. Thanks again for giving this opportunity. Thank you, Vijay sir. I think it was very much due. The space was conducted for knowing your views, only our views, because there was so much confusion in the market. I think you spoke fantastically well. You made my some of the apprehensions also very bright, clear with whatever you spoke, sir. Thank you so much. तो विपिन भाई, जी, अगर आपको कोई क्वेश्चन आंसर लेने हैं सीरियस तो ठीक है, वरना हम लोगों ने तो 1 घंटे के लिए डिसाइड किया हुआ था। बस विपिन भाई क्वेश्चन आंसर्स नहीं आज. I think we wanted to just give our views on the market because there was so much panic Friday, especially after that whatever steps the government had taken. I think it should be fine. Agree with us, Vijay sir? This was just a no problem. If you want to take questions, you take, no, Vipin bhai. If you want to take, maybe you can take for about 15-20 minutes if you think it's worthwhile. If you want. I mean, I am okay with anything. Okay, sure sir. नहीं ठीक है, आप बोलिए विपिन भाई कैसा करना. नहीं ठीक है, जो डिस्कस करना था कर लिया है। अगर किसी को क्वेश्चन होगा तो वो उसी स्पेस में नीचे क्वेश्चन कर लेगा, अपने अपने हिसाब से समझ के हम लोग रिप्लाई कर देंगे। दैट विल बी बेटर। ठीक है. Okay, I think that would be better. Yes. And please give your feedbacks on the spaces because we just have conducted this, calling Vijay sir and Vipin bhai from the busy schedules to just give some clarity about the market, what we thought should be right time, because there was too much panic the last week, as highlighted earlier. And please any questions आप ये thread के नीचे डाल सकते हैं. सैनिक sir and Vipin sir इसको आंसर कर देंगे बाद में. ठीक है सर. I'm okay. बिल्कुल, Yeah. Okay, fine. Yeah, right. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, Okay, everyone. ठीक. Thank you, Vijay sir. Thank you, everyone. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। Yeah, Good night, sir. Thank you. thanks. Good night. Thank you.